प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आरएससीआईटी से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस अपने लेकर आ रहे हैं ये आपके लेसन वाइज यानी चलेंगे, जैसे कि आपकी आरएससीआईटी की बुक के अंदर 1 से 16 लेसन यानी दिए हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने इन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, यानी लेसन वाइज जैसे 1 से 1 अपने लेसन्स हैं जो कि इस सीरीज़ के अंदर ऐड करेंगे। और प्रत्येक लेसन में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे और डिटेल से अपने पढ़ेंगे उनके बारे में। और जो भी बातें हैं और जो भी उनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं तो उसके बारे में भी अपने यानी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आरएससीआईटी का एग्ज़ाम जो है अभी आगामी यानी होने वाला है, तो उसके लिए अपने एग्ज़ाम से पहले की जो तैयारी है वो आपके लिए अपने लेकर आए हैं। तो उसके लिए आपने रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है और जो भी क्वेश्चंस यानी इस क्लास के अंदर ऐड डाउन किए गए हैं उनको आपने यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और जो भी चीज़ें इसमें नोट करने वाली है तो वो आपने ज़रूर से नोट करनी है। तो अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी जो है उसका जो विकास है वो किसके दौरान हुआ था, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो विकास है वो किसके दौरान हुआ था। तो ये आपको बताना है, यानी इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जिसका आंसर आपको पता है तो वो आपने कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है 1941 से लेकर 1955 तक था, या फिर बी नंबर ऑप्शन है 1956 से 1965 तक था, या फिर 1965 टू 1970 या 1970 से 1990। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था। तो पीढ़ियों का जो अंतराल रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा था। तो सबसे पहली जो पीढ़ी थी वो 1942 से लेकर 1955 तक थी, 1942 से लेकर 1955। उसके बाद दूसरी जो पीढ़ी थी वो 1956 से लेकर 1965 तक थी। और तीसरी जो पीढ़ी थी वो 1966 से लेकर 1975 तक थी। और तीसरी और ये चौथी जो पीढ़ी थी आपकी, चौथी पीढ़ी 1976 से लेकर 1989 तक यानी रही। और पांचवी पीढ़ी की अगर अपने बात करें तो 1989 से लेकर वर्तमान समय तक जो यानी अंतराल अभी चल रहा है, जो काल चल रहा है, तो वो पांचवी पीढ़ी का रहा। तो इसमें दूसरी पीढ़ी का पूछा गया है, तो दूसरी पीढ़ी का आपका हो जाएगा 1956 से लेकर 1965 तक यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो अग्नि है, फ्लो सॉल्वर है, परम है, या फिर त्रिशूल है। तो ये आपको इसमें से बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की अगर अपने बात करें तो परम सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर है। और यही अगर अपने विश्व की अगर अपने बात करें, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का हो जाएगा CDC 6600, CDC 6600, या फिर इसी को करे फर्स्ट यानी कहा जाता है, इसी को करे फर्स्ट कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, नैनो कंप्यूटर है, या फिर थर्मो कंप्यूटर है। तो आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नैनो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो HCL के द्वारा की गई थी, एप्पल के द्वारा की गई थी, IBM के द्वारा, या कॉम्पैक्ट के द्वारा की गई थी। तो पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत थी जो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा IBM, यानी किसके द्वारा की गई थी, IBM के द्वारा इसकी जो शुरुआत थी वो की गई थी। और IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये आपने इसकी फुल फॉर्म है जो कि ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो IBM की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर बनाने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है। स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना क्या कहलाता है? तो डेटाबेस कहलाता है, फैच कहलाता है, फीड कहलाता है या फिर फील्ड कहलाता है। तो स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फैच। यानी क्या कहलाता है? फैच कहलाता है। स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना फैच कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है? यूनानी से, जर्मन से, संस्कृत से या फिर लैटिन से। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो कंप्यूट शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कंप्यूट। और कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का हिंदी अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यानी लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से जो अपने वर्तमान में कंप्यूटर शब्द यूज कर रहे हैं वो लैटिन भाषा का है। और किस शब्द से बना है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है? गणना करना होता है। और अपने अगर बात करें कंप्यूटर की, अपने अगर बात करें कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है सहगणक यंत्र। क्या कहा जाता है? सहगणक यंत्र कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, सहगणक यंत्र बोला जाता है अपने कंप्यूटर को। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है। फ्लॉप्स, तो फ्लॉप्स सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं फ्लॉप्स क्या होता है। तो फ्लॉप्स होता है यानी जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स के अंदर मापी जाती है। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म हो जाएगी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं? यानी डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस CPU घटक का उपयोग किया जाता है? दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें किस CPU घटक का उपयोग किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब्स का किया जाता है, ट्रांजिस्टर का किया जाता है, LSI चिप्स का किया जाता है या फिर VLSI चिप्स का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। उसमें किस का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और पहली पीढ़ी की अगर अपने बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का, और तीसरी पीढ़ी के अंदर IC चिप का, और चौथी में VLSI का, और पांचवी पीढ़ी के अंदर ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी इसमें दूसरी पीढ़ी का पूछा गया है। तो अगर आपसे यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी पीढ़ी का अगर पूछा जाए तो आपका आंसर यानी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है? यानी कौन सी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है जो IC चिप का यानी प्रयोग करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करता है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या फिर चौथी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी अपने इसके बारे में डिस्कस किया है। यानी तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था वो IC चिप का प्रयोग किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता होती है उसको
क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिजिलेंस कहा जाता है, वर्सटिलिटी कहा जाता है, रिलायबिलिटी कहा जाता है, या फिर उपरोक्त सभी कहा जाता है। तो एक साथ कई कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? वर्सटिलिटी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? यानी वर्सटिलिटी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है? इनमें से कौन सा है जो एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वर्कस्टेशन कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन कौन सा नहीं करता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। यानी जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है वो एक ही समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी होने वाले RSCT एग्ज़ाम से संबंधित यानी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का मतलब है? LCD का मतलब क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, लिक्विड कलर डिस्प्ले है, लाइट कलर डिस्प्ले है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, दोनों में से कोई नहीं है, या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी है। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों में से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं एक तरीके से, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? कंप्यूटर का जो बुनियादी आर्किटेक्चर, जैसे कि अभी वर्तमान में कंप्यूटर काम करता है तो किस बेस पर काम करता है? सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद अपने को उसका रिजल्ट मिलता है तो उसको अपने आउटपुट कहा जाता है, और उसके बाद अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये जो आर्किटेक्चर यानी सबसे पहले यानी किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा विकसित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जॉन वॉन न्यूमैन। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती हैं? जो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती हैं? तो एक्यूरेंसी है, स्टोरेज है, वर्सटिलिटी है, या फिर ऑटोमेट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्सटिलिटी। यानी कंप्यूटर में जो एक से अधिक कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है। यानी वर्तमान में अपने कंप्यूटर से गणना करने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो इससे कर सकते हैं। तो इससे यानी जो पहले कंप्यूटर बनते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ गणना को ही कर सकते थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक गणना कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में अपने कंप्यूटर का हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी वर्सटिलिटी, जो कंप्यूटर एक से अधिक कार्य करने में सक्षम बना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में क्या उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप्स। तो यानी क्या प्रयोग किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है कहलाता है। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो दोनों तरीके के काम को कर सकता है, यानी जो एनालॉग और डिजिटल यानी दोनों कंप्यूटर से मिलकर बना होता है, यानी दोनों को प्रोसेस कर सकता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में भी जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के रूप में, क्वांटम कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर, यानी किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। यानी डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम क्या है? तो यानी अपने कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट और फिर स्टोरेज यानी स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के जो 4 प्रमुख फंक्शन हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? तो सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, पीडीए है। तो हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीडीए। पीडीए जो है वो हैंड हेल्ड, यानी हैंड हेल्ड का मतलब जिस डिवाइस को अपने हाथ में पकड़कर यानी यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, तो ये सभी के सभी हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर आते हैं। और कई बार एग्जाम में पीडीए की फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है, तो पीडीए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पीडीए की फुल फॉर्म हो जाएगी पर्सनल पर्सनल डिजिटल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, एनियाक किसके द्वारा विकसित किया गया? एनियाक जो था वो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है जॉन मोचली और जे पेस्पर्ट एकट के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, सी नंबर ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू मोचली या फिर उपरोक्त सभी। तो एनियाक जो कंप्यूटर था वो किसके द्वारा यानी विकसित किया गया था? तो वो जॉन मोचली और जे पेस्पर्ट एकट के द्वारा यानी विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा अपने अगर बात करें एनियाक की फुल फॉर्म की, तो एनियाक की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो एनियाक की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक 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 न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होती है एनियाक की फुल फॉर्म। तो यानी ऑप्शन नंबर ए अभी इसमें पूछा गया था कि किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये जॉन मोचली और जे पेस्पर्ट एकट के द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड कंप्यूटर से तात्पर्य है, यानी जो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं वो यानी उनसे क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है, बी नंबर ऑप्शन जो एक तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, सी नंबर ऑप्शन है जिसका उपयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और डी नंबर ऑप्शन जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? यानी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला जो सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है या फिर पीडीए है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के आधार पर
सबसे छोटा और सबसे तेज़ कंप्यूटर है जो माना जाता है। नेक्स्ट है संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा खालिस्तान द्वारा विकसित की गई थी। यानी संग्रहित प्रोग्राम की जो अवधारणा थी वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? मॉरिस विल्किस के द्वारा, वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, या वॉन न्यूमैन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? सभी जितने भी आधुनिक कंप्यूटर है वो किस पर कार्य करते हैं? फील्ड पर, वर्ड पर, इंफॉर्मेशन पर या फिर डेटा पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेटा। यानी जो जितने भी आधुनिक कंप्यूटर है वो किस पर कार्य करते हैं? तो वो डेटा पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के दौरान VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? यानी पांचवी पीढ़ी के दौरान जब पांचवी पीढ़ी यानी शुरू हुई तो उसके अंदर जो यानी चौथी पीढ़ी के अंदर VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता था, उसको किसमें यानी परिवर्तित किया गया? तो ये आपको बताना है। तो VLSI को परिवर्तित किया गया था ULSI के अंदर, यानी चौथी पीढ़ी में VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और पांचवी पीढ़ी के अंदर ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और इनकी जो फुल फॉर्म है तो वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो VLSI की फुल फॉर्म हो जाएगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी आप तरीके से नोट कर सकते हो, इंटीग्रेट दिया। और ULSI का हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज। वेरी लार्ज यानी चौथी पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था और पांचवी पीढ़ी के अंदर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 के अंदर, यानी जो पहला कंप्यूटर था वो स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, यानी 1955 में ये स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष खालिस्तान में लॉन्च किया गया था। यानी भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, उसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1990 में, 1991 में, 1989 में या फिर 1992 में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1991 में। यानी भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, उसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो 1991 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर यह है एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन, बी नंबर ऑप्शन इसका वजन कम है, सी नंबर ऑप्शन इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या हो जाएगी? एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन ये करता है, इसका वजन कम होता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और आज की इस क्लास के अंदर अपने फर्स्ट लेसन के यानी जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन थे तो उसके बारे में अपने डिस्कस किया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपने बताना है। इसी तरह से आगे जितने भी लेसन यानी अपने RSCAT की बुक के अंदर टोटल 16 लेसन दिए हुए हैं। तो 16 लेसन के आधार पर अपने जो रेगुलर क्लास आपके लिए 1 बाय 1 यानी आती रहेगी और उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो उन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और आगामी होने वाली RSCAT परीक्षा के लिए आपके लिए ये जो क्लासें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना है। तो जिन विद्यार्थियों का अभी आगामी RSCAT का एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी RSCAT कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।